आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। देखिए, कल हमने सेक्शन 41 पढ़ा था। ठीक। सेक्शन 41 में हमने ये देखा था कि कब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। फिर इसके साथ हमने एक दो केस लो भी क्या किए थे, डिस्कस किए थे। उसके बाद मेरे पास अनवर का फोन आया था, तो अनवर ने मेरे से पूछा कि सर ये जो केस लो हैं ये हमें लिखने हैं या फिर आप लिखोगे। तो देखो, मैंने ये कहा था भाई 3 दिन हम जो पढ़ रखा है उसको रिकॉल करेंगे, और 3 दिन के बाद 2 दिन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। अगर केस लो से क्वेश्चन आंसर बनता है तो फिर हम केस लो का क्वेश्चन आंसर उसी टाइप से बनाएंगे। आगे बात समझ में? तो केवल यहाँ पर हम 3 दिन जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करेंगे। केस लो जो भी हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको लिखाऊंगा। प्रॉब्लम बन रही है तो प्रॉब्लम के साथ लिखाऊंगा। अदरवाइज आपके एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जो 20 नंबर का होगा। उसमें उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं वो हम देखेंगे। तो 3 दिन जो है, संडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, ये 3 दिन हम केवल रिकॉल करेंगे, है ना। और 3 दिन के बाद में उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो करेंगे, है ना। तो हमारा पहला, कल हमने ये देखा कि भाई अरेस्ट कैसे होगा। तो हमने अरेस्ट में देखा कि भाई पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में अगर कोई कौन सा कोग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता। ध्यान रखना, यहाँ 7 साल और 7 साल से कम का कोई क्लासिफिकेशन। आगे बात, फिर जहां एफआईआर रजिस्टर्ड होगी या इंफॉर्मेशन है और उसमें 7 साल और 7 साल से कम का अपराध था, तो पुलिस अधिकारी को डिस्क्रिशनरी पावर दिया है कि वो चाहे तो अरेस्ट करे और चाहे तो अरेस्ट नहीं करे। अगर अरेस्ट करता है, नहीं करता है, तो अरेस्ट नहीं करने का कारण लिखेगा, और अगर अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करने के कारण लिखेगा। अरेस्ट करने के कारण लिखने से पहले ये कंफर्म करेगा, अरेस्ट करने से पहले, कि उसकी प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन, जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे ये फाइंडिंग आई है कि या तो अक्यूज ने ऑफेंस किया है या उसे ये विश्वास है कि अक्यूज ने ऑफेंस किया है। ठीक, या तो वो कंफर्म हो या उसे फैत हो कि भाई अक्यूज ने जो फाइंडिंग आई है अपराध किया, तो फिर अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करने के बाद, अरेस्ट करने के फिर रीजन देगा कि भाई क्यों। तो कहता है कि भाई इस प्रकार का आगे कोई ऑफेंस ना करे, उससे रोकने के लिए जरूरी है कि इसे अरेस्ट किया जाए। दूसरा रीजन कि भाई कोई भी फाइंडिंग, यानी किसी भी व्यक्ति को पता हो कि धमकी, उत्प्रेरणा और वचन देने का, तो गवाहों को धमकी, या कोई भी एविडेंस है, एविडेंस को टेम्पर्ड करेगा, या कोर्ट में उसकी प्रेजेंस हम बिना अरेस्ट किए कर ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद में चौथा, अदर रीजंस। अदर्स रीजंस होता है जैसे मान लो किसी ने चोरी की, चोरी के मामले में आपने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने, अब चोरी के मामले में डायरेक्ट एविडेंस तो होता ही नहीं है। कौन होता है? जो सीजर मेमो होता है, यानी उसकी गिरफ्तार, जो जब्ती होती है कि उसके पास से चुराया हुआ माल मिला है, इसी के बेस पे प्रजम्पशन की जाती है, इसी को कोरोबरेट करा करके कन्फेस वो करवाया जाता है, कन्विक्शन। तो इसलिए उसे अरेस्ट करेंगे तब पुलिस कस्टडी में आएगा। पुलिस कस्टडी में आएगा तो सेक्शन 27 की इंफॉर्मेशन लेंगे। 27 के इंफॉर्मेशन के आधार पर रिकवरी करेंगे। तो रिकवरी के पर्पज से अगर हम उसे अरेस्ट करना चाहें तो कर सकते।
आगे बात समझ। तो इस रीजन से आप अरेस्ट करो। फिर इसके संबंध में 2014 में एक डायरेक्शन आए उस केस में, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। किसके संबंध में? 41 के नोटिस के संबंध में, कि कब नोटिस दें कब नहीं दें, अरेस्ट करने क्या प्रोसीजर अपनाएं, इसके संबंध में। इसमें क्या था कि एक दहेज का मामला दर्ज हुआ 498 का बिहार के अंतर्गत, और उस मामले में पति और उसके रिश्तेदारों को क्या किया, पुलिस ने बड़ा परेशान कर कि भाई हम अरेस्ट, फिर उनको अरेस्ट कर लिया। फिर अरेस्ट करने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सर एक बात बताइए, 498A में ऑफेंस किस चीज का है? 7 साल से कम का अपराध का है कि नहीं है? और पुलिस हमें ऐसे अरेस्ट कर रही है जैसे हम आतंकवादी। भाई पति पत्नी का मामला है, पारिवारिक मामला है, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर हमारा अरेस्ट क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली डायरेक्शन दी इसके, एक तो दहेज के मामलों में जब तक मैंडेटरी नहीं तब तक अरेस्ट नहीं किया जाए, दहेज प्रतिषेध और कौन सा 498 में क्रूरटी के केस में अरेस्ट नहीं किया जाए। दूसरा कि भाई एफआईआर रजिस्टर्ड होने के 14 डेज, कितने दिन में? 14 दिन, यानी 2 सप्ताह के भीतर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ये तय करेगा कि भाई मेरे को नोटिस देना है या अरेस्ट करना है। उसे 14 दिन के भीतर नोटिस देना मैंडेटरी है अक्यूज को, कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए आ जाओ। 14 दिन बाद में नोटिस देना है तो एसपी से परमिशन लेगा तभी नोटिस दे। और जब आप अरेस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट करने के लिए चेक लिस्ट का होना मैंडेटरी है। चेक लिस्ट का मतलब रीजन ऑफ अरेस्ट, यानी गिरफ्तारी के कारण लिख करके आने जरूरी है। मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करेगा क्या कि सेक्शन 41A की कंप्लायंस हुई कि नहीं हुई, चेक लिस्ट है कि नहीं है अरेस्ट के साथ में। अगर इस प्रोविजन को फॉलो किया है तो, अगर नहीं किया है मान लो 41A के, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और ये डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा हाई कोर्ट, यानी कंटेप्ट की कार्रवाई कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। तो इसे इतना वो बना दिया। फिर हमने दूसरा केस कल डिस्कस किया था कि इसी के संबंध में 2022 में फिर दोबारा से आया, किसमें? सीबीआई वर्सेस सत्येंद्र कुमार अंतल के केस में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर 41A की और सुप्रीम को वो सॉरी अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के गाइडलाइंस की अगर ढंग से फॉलो नहीं किया गया तो पुलिस वो सॉरी अक्यूज बेल का हकदार हो जाएगा, अक्यूज को बेल मिल जाएगी। अब जैसे आप ही को सत्येंद्र कुमार अंतिल के केस से भी एग्जामिनर प्रॉब्लम बना करके पूछ सकता है कि अगर 41 के जो आदेश और अर्नेस्ट कुमार के डायरेक्शन को पुलिस अधिकारी द्वारा फॉलो नहीं किया गया है, अक्यूज को क्या रिलीफ अवेलेबल है। तो अक्यूज इस बेस पर बेल का हकदार है, चाहे ऑफेंस कोई सा भी हो, 7 साल तक का कोई सा भी ऑफेंस हो, अक्यूज क्या होगा? बेल का। ठीक है। फिर तीसरा कि किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर रखा है। प्रोक्लेमनेशन हमने कल डिस्कस की थी कि प्रोक्लेमनेशन में जिसके पास स्टैंडिंग वारंट है वही एग्जीक्यूट करता है, और जहां प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया तो प्राइवेट व्यक्ति, पुलिस, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। फिर तीसरा कि भाई किसी व्यक्ति के पास में कोई भी डाउटफुल चीज है, ठीक, या किसी व्यक्ति के पास में, जैसे मान लीजिए सपोज करो एक व्यक्ति एयरपोर्ट पे मिलता है 2 किलो या 1 किलो सोने के साथ, ठीक, वहां जांच की गई, पाया कि भाई ये सोना, तो उससे पूछते हैं कि भाई सोना,
भाई आदमी कस्टम ड्यूटी पे करके तो सोना ला ही सकता है, कितना भी ला सकता है। भाई आपका अच्छा ओरिजिनल कागजों के साथ में, और वहां से जब आ रहे हो उस सोने की कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो। भाई सबसे बड़ा ऑफेंस क्या होता है, कस्टम ड्यूटी में सोने की वैल्यू भारत के सोने की इक्वल हो जाती है। भाई आप दुबई से कोई सोना खरीदो, भाई दुबई जाने वाले घूम कर भी आ जाते हैं और अपना खर्चा भी, कि भाई 30 ग्राम तक सोना ला सकते हो आप, 10, ठीक है। तो वहां खाली हाथ जाओ और 30 ग्राम सोना पहन करके आ जाओ, इतना पैसा बच जाता है कि दुबई फ्री में घूम करके आ गए। कस्टम ड्यूटी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आई बात समझ में। तो वो कस्टम ड्यूटी से, अब आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि ये सोना कहाँ से लाया, तो आप अरेस्ट करोगे कि नहीं करोगे। किसी के पास में कोई चीज मिली डाउटफुल, मान लो आप कांस्टेबल हो, ट्रैफिक कांस्टेबल हो, एक्स व्यक्ति को रोका, उससे आपने पूछा भाई इसके कागज, तो उसने कहा कि भाई मेरे इसके पास, तो वो कहा मेरे पास आज भी कागज नहीं, घर पे। किसके नाम है, उसने कहा सर मेरे पिताजी के नाम। वो बोल पिताजी का नाम, तो कहता मेरे पिताजी का नाम एक्स है। तो आजकल क्या है कि वो जो इनको मशीन दी हुई है उसमें गाड़ी के नंबर डालने से पता चल जाता है कि ओनर का नाम क्या है और ओनर के मोबाइल नंबर क्या। उसने मशीन में डाल के देखा तो ओनर का नाम एक्स आ रहा था और वो अपने पिताजी के नाम बता रहा था भाई, ठीक। फिर उसी पे मोबाइल नंबर भी है। उसने फ़ोन मिलाया कि हाँ भाई कौन, वो कहा सर मैं तो एक्स बोल रहा हूँ। वो कहा ये बाइक, वो कहा सर मेरी तो चोरी हो गई। अब चुराई हुई संपत्ति के साथ आप मिल रहे हैं तो वो क्या कहेगा, कांस्टेबल आप, पुलिस अधिकारी जो भी आपको मिल रहा है क्या कहेगा कि नहीं भाई साहब आप तो जाओ और गाड़ी को छोड़ जाओ, ऐसे कहेगा। तो वहां आपको अरेस्ट करेगा। तो तीसरी परिस्थिति कौन सी आ गई, नहीं। फिर पुलिस ऑफिसर जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो ड्यूटी परफॉर्म करने में आप उससे बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, आपको वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। कई बार होता है ना कि जैसे पुलिस किसी को अरेस्ट करने आई तो लोग उसे घेर करके खड़े हो जाते हैं कि नहीं पकड़ने देंगे। ये क्या है, इसमें पुलिस अधिकारी को पावर है कि वो वारंट के बिना क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। फिर देखो हमारी जो देश की सिक्योरिटी है वो हमारी सेना पे डिपेंड करती है, ठीक। और सेना कब चलती है, डिसिप्लिन से। सेना किससे चलती है, डिसिप्लिन से, ठीक। अब डिसिप्लिन में क्या है, आप ये देखो कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, फंडामेंटल राइट पढ़ते हो, और फंडामेंटल राइट जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में सेक्शन 30 आर्टिकल 33 और 34 क्या कहता है कि सैनिकों को फंडामेंटल राइट का क्या किया जा सकता है, वोलेशन किया जा सकता है। क्यों, डिसिप्लिन के संबंध। अगर सेना में डिसिप्लिन, मान लो कि रात को युद्ध हो रहा है और गोलियां चल रही है, ठीक। रामदेव बाबा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नींद का अधिकार एक फंडामेंटल राइट। अब सैनिक कहता है कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं तो सोऊंगा, मेरा फंडामेंटल राइट। क्या चल सकता है क्या, कि नहीं भाई साहब आप गोली नहीं चलाएंगे, 10 बज गए हम तो सोएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को फंडामेंटल राइट बताया कि सोना है, क्या नहीं। तो इसलिए अब इसी प्रकार जो हमारा एक आसूचना वो होता है, यानी जो ये जो इंफॉर्मेशन रखते हैं हमारे, वो डिपार्टमेंट भी हमेशा एक्टिव रहता है। वो भी, उनके भी फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं किया जाता, फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन किया जा सकता है। तो कुछ जगह फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है। अब इसी प्रकार सेना का कोई व्यक्ति है, जिसका मन करे जब जाओ सेना को ज्वाइन कर लो, जब कर लो तो भाई कोई वो थोड़ी है सरकारी नौकरी, आर्मी कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है कि आप ज्वाइन करो जब मन करके छोड़ के आ जाओ। अब मान लो सपोज करो आपका मन किया कि भाई आपने एपीपी बन गए, ज्वाइन कर लिया, फिर मन करा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा हमारा, कुछ और करते हैं। अभी जैसे हमारा एक बैचमेट है राजेश बामू, उसका मन किया कि नहीं नहीं मेरे को अब नहीं करना है, तो छोड़ दिया उसने।
तो अगर आप नहीं जा रहे तो कोई आपके खिलाफ वो थोड़ी होगा, 3 नोटिस आएंगे कि भाई आप ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करो, नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपको टर्मिनेट किया जाता। लेकिन सेना में ऐसा नहीं कि सेना की परमिशन के बिना आप नहीं आ सकते। सेना से जब तक छुट्टी नहीं मिल जाती ना, तो आप छुट्टी भी नहीं आ सकते। अगर वहां के डिसिप्लिन को छोड़ के आप आते हो तो आपको वहां का भी त्याजक अबेंडेड या भगोड़ा माना जाता है। और ऐसे व्यक्ति को पुलिस जहां मिले वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई नेक्स्ट क्या है, कि जब किसी व्यक्ति को कन्विक्शन किया गया, कन्विक्शन करने के बाद में वो इस टाइप का है कि उसका हैबिचुअल ऑफेंस, और ऑफेंस भी ऐसे हैं जो सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं, तो कोर्ट उनसे कहेगा कि भाई साहब आप स्पेशल आदमी हो, अगर आप सजा छूटने के बाद में जहां भी जाओ 5 साल तक कम से कम आप ये बता देना कि आप कहाँ रह रहे हो, अपना पता, और अगर पता चेंज करो तो इस बात की इंफॉर्मेशन दे देना। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, कहाँ देंगे, क्या रूल रहेगा, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। कहाँ, कौन से सेक्शन में बनाती हैं? 256 के 5 में, है ना। क्या बनाती हैं? रूल्स बनाती है। जैसे आपने वो पिक्चर देखी होगी, कौन सी, सिंघम। सिंघम में उसे क्या किया गया, आदेश दिया गया कि भाई आप क्या करो, है कि भाई आप 15 दिन तक थाने में जा करके, हर साल आप 15 दिन थाने में जा करके क्या करोगे, इंफॉर्मेशन दोगे। हेलो, नमस्ते। हाँ जी, अंकल जी मैं करता हूँ, एक बार क्लास ले रहा था, क्लास के बाद करता हूँ। मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ अंकल जी आपको। हाँ, आई बात समझ में, कि 356 5 में ये रूल्स बनाए जाते हैं। तो जैसे वो कि भाई महीने की 1 तारीख को या महीने में फर्स्ट डे वो कोर्ट में या थाने में आकर के क्या करेगा, अपनी प्रेजेंस देगा, तो उस रूल्स का वोल्यूशन कर देता है। जैसे मान लो अगर वो 15 दिन नहीं जाता जे कान से करे साइन करने, तो अरेस्ट कर सकती है पुलिस, जहां पर भी वो मिले वहां पर क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। फिर हमने नेक्स्ट एग्जांपल देखा था कि जहां पर हमने प्रत्यर्पण संधि कर रखी है, नहीं, कहां पर, कहीं पर भी हमने किसी देश के साथ प्रत्यर्पण संधि कर रखी है, और वो देश ये कहता है कि भारत में ये व्यक्ति है, उसने वहां अपराध किया है और वो भारत में मिल सकता है। अब तो भारत सरकार उस व्यक्ति का नोटिस इश्यू करती है, ठीक, जिसको बोलते हैं लुक आउट नोटिस। सुना होगा ना वर्ड लुक आउट नोटिस, कि जहां कोई भी मिले वही व्यक्ति क्या कर लो, इसको अरेस्ट कर लो, इसको बोलते हैं लुक आउट नोटिस, है ना, कि उसका लुक आउट नोटिस इश्यू किया जाता है। फिर वो जहां कहीं पर भी मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो न तो उसने ऑफेंस किया है न वो भारत का नागरिक है, लेकिन ऑफेंस वहां करके आया और प्रत्यर्पण संधि के कारण हम उसे वहां देंगे, तो जैसे लुकआउट नोटिस इश्यू होगा जहां मिलेगा वो पुलिस उसे क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। फिर जैसे एक थाने की पुलिस दूसरे थाने की पुलिस से या रिटर्न में या मौखिक अध्यपेक्षा करती है कि भाई आपकी सीमाओं में ये व्यक्ति है, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए, तो अरेस्ट कर लेगा। लेकिन पहले ये कंफर्म करेंगे क्या, कि वो अरेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे मान लो मानसरोवर थाने की पुलिस, सपोज करो इंदौर थाने की पुलिस से फोन करती है और ये कहता है कि साहब एक्स व्यक्ति है जिसने बाइगेमी कर रखी है, दुर्विवाह कर रखा है, और हमारे मामले में थाने में इसके संबंध में रिपोर्ट आई हुई है, आप अरेस्ट कर लीजिए। क्या कर सकता है अरेस्ट, है भाई, जब खुद ही अरेस्ट नहीं कर सकता तो वो कहां से अरेस्ट कर लेगा। तो ये वो परिस्थितियां हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। प्रत्यर्पण में तो करेगा ना बेटा, प्रत्यर्पण दूसरे देश से होती है, 5 प्रत्यर्पण तो दूसरे देश से करते हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो यहाँ पर
कोई अमेरिकन नागरिक है माइकल, उस माइकल ने अमेरिका में ऑफेंस किया और भारत आ गया, अब भारत में घूम रहा है, नहीं, फोटो लेते घूम रहा है। अब वहां ये बात पता चली कि भाई माइकल ने ऑफेंस करने के बाद भारत चला गया, तो अमेरिका से भारत के पास में एक जो संधि हुई है उसके अकॉर्डिंग एक मेल आती है या कोई भी रिप्रेजेंटेशन आता है कि भाई आप इस व्यक्ति को, माइकल जो भारत में घूम रहा है, इसको अरेस्ट करना है। ठीक, अब माइकल हमारे खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं, आईपीसी में तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमें देना किसको है? अमेरिका को देना है। तो उसके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है कि भारत में जहां कहीं मिले इसे क्या कर लिया जाए? अरेस्ट कर लिया जाए। अब वो भारत में कहीं पर भी माइकल मिलेगा तो माइकल को पुलिस अधिकारी वारंट के बिना क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। तो ये अरेस्ट की परिस्थितियां हो गई कि कौन सी परिस्थिति है जिसमें अक्यूज को वारंट के बिना क्या किया जा सकता है? अरेस्ट किया जाता है। अगर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अरेस्ट नहीं करेगा। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में वारंट से ही अरेस्ट किया जाता है। फिर 42 हमने देखा। अब फिर हम कल बात कर रहे थे कि हम 41 से लेकर डी तक के को मैंने आपको छुड़वा दिया था कि कल आप इसको छोड़ देना। क्यों छोड़ देना? उसका रीजन ये था कि ये जो सेक्शंस जोड़े गए हैं वो एक केस लॉ से जोड़े गए हैं। तो डी के वसु का देखो केस है वो 1997 का है। कब का है? उससे पहले केस आया था, केस का नाम था जोगिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सा केस था? जोगिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस जोगिंदर सिंह के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, तो सिर्फ मैंने क्या कहा, केवल ये सारी बातें हम 2 दिन लिखेंगे। अभी तो जो है उसको सीखो, रिकॉल करो, जो आपने पढ़ा है अब तक का उसका मेरे साथ रिकॉल करो। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, प्रॉब्लम क्या आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। कब? 2 दिन हमने इसी की चीज के लिए रखे हैं कि 2 दिन हम इसको कैसे कॉपी में उतारना है वो सीखेंगे। अब तक तो केवल यही सीखा था ना कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, अब क्या क्या करना है वो हम सीखेंगे, है ना। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो अक्यूज है उस अक्यूज को राइट है कि वो अपने अरेस्ट की सूचना किसको दे? किसको दे? अपने मित्र या नातेदार को दे सकता है, किसी भी रिलेटिव को दे सकता है। 1994 में अक्यूज को ये राइट दे दिया। ठीक। अब 1997 में ये बात डीके वसु के केस में भी उठी। कौन से केस में? डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। अब जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो क्या हुआ कि 94 में जब हम इसमें अक्यूज को अरेस्ट के इंफॉर्मेशन का राइट दे दिया तो भी पुलिस ने कंप्लायंस नहीं की। फिर रीजन पता चला पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि साहब अक्यूज को ये राइट था, अक्यूज ने हमें बताया ही नहीं। भाई ये राइट किसको था? अक्यूज को था, अक्यूज ने हमारे को बताया ही नहीं। तो हम कहां से इंफॉर्मेशन देते हैं? तो कहने का मतलब ये राइट किसको दिया? अक्यूज को दिया, लेकिन पुलिस की कोई ड्यूटी नहीं थी। इस केस में जो गाइडलाइन आई उसमें पुलिस की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन अक्यूज को राइट दे दिया।
अब आप ये सोचो कि पुलिस को आदमी ये बता सकता है क्या अरेस्ट होने के बाद में कि मेरे को उसको सूचना देनी है क्या? मेरे पास एक बार एक दिल्ली से पति पत्नी आए, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि सर वो का मेरी पत्नी को थोड़े 10-5 दिन गाइड कर दो आरजेएस के पेपर के लिए। हम यहीं रुक रहे हैं एक होटल के अंदर। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई आप आ जाना। तो आ गए। तो उसके क्या थे कि जो फादर थे वो एसीपी लगे हुए थे दिल्ली पुलिस के अंदर, और उनका फरीदाबाद रोड पर कोई फार्म हाउस बना हुआ था। तो वो बता रहे थे कि एक दिन हम भाई सारे फैमिली वाले फार्म हाउस पे चले गए। तो मैं शाम को खाना खाया, रात का टाइम था, बरमूडे और टी शर्ट में रोड पे घूम रहा था। उधर से पुलिस की गाड़ी गुजरी, मेरे को रोका, पूछा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैंने भी थोड़ा सा अकड़ के जवाब दिया। तो उन्होंने मेरे को उठाया, गाड़ी में बिठाया, लेके चले गए, थाने पे ले जाके बिठा दिया। पूरी रात मैंने प्रयास किया उनको ये बताने के कि मेरे पिताजी एसीपी है। फिर घर वाले रात भर नहीं गया तो ढूंढते रहे, सुबह रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे, मैं कोने में बैठा हुआ मिला। तो घर वालों ने उससे कहा कि अरे वो जो उसके पिताजी जो एसीपी थे उन्होंने कहा कि यार मेरे बेटे को ही उठा लाए। वो कहा सर इसने बताया नहीं पूरी रात में। नहीं कि सर इसने हमें बताया नहीं कि आपका बेटा है, नहीं तो हम छोड़ देते। आगे बस। तो पुलिस को तो हम बता ही नहीं सकते कि हमारा क्या राइट है। नहीं, अगर आप कहोगे पुलिस के पास की राइट है तो वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो कहा ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट से जाके ले ले। नहीं, इसलिए डीके वसु के केस में फिर से इसको गाइडलाइन जारी की। सबसे पहली गाइडलाइन क्या जारी की गई, देखो क्या क्या समस्या थी अरेस्ट में वो समझो। एक तो जो पुलिस वाला अरेस्ट करने जाता वो सादा वर्दी में जाता। अब सादा वर्दी में अगर आप किसी को पकड़ रहे हो तो सामने वाला प्रतिरोध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। भाई राइट टू प्राइवेट डिफेंस में भी तो ये लिखा हुआ है कि लोक सेवक के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं की जा सकती। लेकिन कब? जब भाई साहब ये बता दे कि मैं लोक सेवक हूं। अब वो अरेस्ट कर रहा है तो भाई सामने वाला सीधा प्रतिरोध करेगा, और प्रतिरोध करेगा तो एक मुकदमा 332 का उसको गिफ्ट में दे देते थे। सेक्शन 332 का एक मुकदमा गिफ्ट में मिल जाता था। सब हम गए, हमारे साथ मारपीट किया, अरेस्ट करने गए थे। ठीक। तो इस केस में ये गाइडलाइन किया कि भाई जब आप अरेस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट करने के साथ में आप वर्दी पहनोगे, और वर्दी पर आपकी पहचान और नाम स्पष्ट होगा। पहली गाइडलाइन। दूसरा समस्या क्या आती थी कि जैसे मान लो कि मेरे को अरेस्ट करना है विक्रम को और मैं पकड़ लाया अनवर को, दूसरे दिन कह देता साहब ये इसने बताया नहीं कि मैं विक्रम नहीं हूं। तो 2-4-5 दिन इसने तो गुड़ लिए। आगे बात समझना। तो फिर इसलिए इन्होंने कहा कि जो भी अरेस्ट किया जाएगा उस अरेस्ट का एक मेमो तैयार किया जाएगा, और जो अरेस्ट का मेमो तैयार होगा यानी फर्द गिरफ्तारी यानी गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा, और उस अरेस्ट मेमो पर एक व्यक्ति की सिग्नेचर करवाई जाएगी। क्या किए जाएंगे? उस व्यक्ति के सिग्नेचर करवाए जाएंगे, और अक्यूज से काउंटर सिग्नेचर करवाए जाएंगे जिससे कंफर्म हो जाए कि ये विक्रम ही है, अनवर नहीं है। भाई अक्यूज काउंटर सिग्नेचर करेगा तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि मैं यही हूं। और साइन करने वाला अगर परिवार का सदस्य या कोई संबंधी है तब तो ठीक है, अदरवाइज
उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन 12 घंटे के भीतर, कितने देर में, 12 घंटे में उसके मित्र और नातेदार को दी जाएगी, यानी रिलेटिव्स को दी जाएगी। 12 घंटे के अंदर के ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक, फिर अब यहां पर इन्होंने कहा कि उसका राइट है, किसका, अक्यूज का, लेकिन साथ में पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि पुलिस की ड्यूटी है क्या, ये बताने की कि भाई आप अरेस्ट कर लिए गए हो और आपको ये अधिकार है कि आप अपने अरेस्ट की सूचना किसी भी मित्र और नातेदार को दे सकते। ठीक, फिर जिस मित्र और नातेदार को सूचना दी जाती है उसके लिए एक डायरी मेंटेन की जाएगी और उस डायरी में इंदराज किया जाएगा कि भाई इसने किसको, मित्र और नातेदार को इंफॉर्मेशन दी। और जब मजिस्ट्रेट के यहां पर अक्यूज को पेश किया जाएगा उससे पहले ये कंफर्म किया जाएगा कि अक्यूज, आई बात समझ में, कि भाई अक्यूज क्या है, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसके घर वालों को इंफॉर्मेशन हुई या नहीं। ये फिर दोनों की ड्यूटी दे दी, किसकी, मजिस्ट्रेट की भी और पुलिस की भी। रीजन समझो, रीजन समझो कि भाई आप एक बात बताओ, 1997 की बात, हम केस लो की बात कर रहे हैं, डिसीजन है 1997 में आप घर से निकल गए, उसके बाद में घर वालों के पास में आप कहाँ हो, कैसे पता चलेगा, मोबाइल था भाई 1997 में, किसी के पास, रेयर कंडीशन को छोड़ दीजिए कि बहुत ज्यादा पैसे वाला कोई व्यक्ति है तो उसके पास हो सकता है, उसके अलावा किसी के पास मोबाइल था नहीं था। जो गया वो गया, आएगा तभी आएगा, या फिर वो टेलीफोन करे या घर वाले उसको कहीं पर टेलीफोन करे तभी इंफॉर्मेशन हो रही है, अदरवाइज तो इंफॉर्मेशन नहीं हो रही है। अब एक व्यक्ति चला गया, महीने भर से घर वापस नहीं आ रहा, क्या पता मर गया कि जिंदा है। अब वो न तो मरा और वो न जिंदा और जेल में बंद है। और आप ये सोचो, बेलेबल ऑफेंस में भी बेल कब ली जाती है, और जब उसके घर वालों को ही पता नहीं, जैसे मान लो कि सपोज करो कि आप चले गए हैदराबाद, पुलिस ने वहां आपको अरेस्ट कर लिया, अब आप मान लो बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो, लेकिन बेल कब पेश करोगे, अब हैदराबाद में तो आपका कोई जानकार नहीं है, घर वालों को बुलवा कर के तो बेल पेश करोगे, और घर वालों को इन्फॉर्मेशन है नहीं और आप अंदर हो। तो इसलिए इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी कर दिया। फिर उसके अलावा भी इन्होंने इतना ही नहीं किया, इस केस में फिर और गाइडलाइन कि भाई एक बात बताओ, जैसे सपोज करो आपकी कार है और वो कार यहां लगाई नो पार्किंग, पुलिस वाले क्या किया, टो करके ले गए, नीचे एक चिन्ह बना जाता, लिख जाता है 22 गोदाम आ जाना, नहीं हवेली में कि 22 गोदाम आ जाना। अब वहां जाकर के वो चिन्ह देख करके आप ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरी कार चोरी नहीं हुई बल्कि ट्रैफिक वाले ले गए। अब आप ट्रैफिक वालों, लेकिन सपोज करो वहां वो चिन्ह नहीं हो तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। अब एक आदमी गायब हो गया, जैसे सपोज करो कि कोई आदमी गायब हो गया, घर से गया और नहीं मिल रहा, अब क्या करें, और घर वालों को इन्फॉर्मेशन देने के प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। इन्फॉर्मेशन का देखो तरीका भी क्या था, 12 घंटे में देनी होती थी। अब 12 घंटे का यही था कि भाई जो भी पास का पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म कर देते थे और वहां से घर वालों को इन्फॉर्मेशन हो जाती थी। लेकिन मानो पुलिस थाने का हॉस्पिटल भी खराब, वो टेलीफोन खराब हो तो घर वालों की सुविधा के लिए इन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो भी व्यक्ति अरेस्ट होगा, है ना, उसके यहां पर एसपी ऑफिस में एक सूचना पट लगेगा जिसमें उस व्यक्ति का नाम होगा जिसे अरेस्ट किया गया है,
और किस अधिकारी ने उसे अरेस्ट किया उसकी लिस्ट। अब जैसे घर वालों को पता है कि वो इंदौर गया हुआ है, तो इंदौर एसपी के यहाँ जाकर के ढूंढ लो कि नाम है क्या। अब इंदौर से भोपाल चला जाए तो नहीं पता चलेगा, तो फिर अब चले जाओ पुलिस हेडक्वार्टर। फिर कहाँ चले जाओ, पुलिस हेडक्वार्टर, वहां जाकर के ढूंढ लो। वहां सूचना पट पे नहीं होती, नहीं, कहां पर होता है, हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर, है ना। पुलिस हेडक्वार्टर जैसे अपने यहाँ जयपुर में, अब यहाँ सारा डाटा है। यहाँ पर अगर आप जाकर के मांगोगे कि भाई राजस्थान में कितने व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं आज 2 महीने भर में, उन सब का डाटा दीजिए, तो वहां आप जाके डाटा देख सकते हो। तो ये डाटा का प्रोविजन कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात आई कि भाई जो व्यक्ति अरेस्ट हो गया, अरेस्ट के बाद में उस व्यक्ति को लीगल एड का राइट, विधिक सहायता का राइट, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कह रहा है कि भाई हर व्यक्ति को जिसे अरेस्ट कर लिया उसको अपनी पसंद के अधिवक्ता से पैरवी कराने का राइट है कि नहीं है। अब पैरवी वो कोर्ट में ही करे या थाने में भी कर सकता है, नहीं। तो ये कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में उससे इंक्वायरी की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है, तो पूछताछ के दौरान उसके अधिवक्ता को उपस्थित होने का राइट है कि पूछताछ किसमें, अधिवक्ता की प्रेजेंस में की जाए, ठीक। लेकिन जहां आवश्यक हो, मान लो जैसे मान लीजिए कि हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें कोई जब्ती करनी है, तो अब हम अधिवक्ता का इंतजार करेंगे या फिर उसके आधार पर सीजर तैयार करेंगे। तो इन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान अधिवक्ता को उपस्थित होने का राइट है, लेकिन संपूर्ण पूछताछ में कभी तो पुलिस वालों को भी क्या करो, सेवा का मौका दो। तो इसलिए संपूर्ण उसमें नहीं किया जाए। आई बात समझ। अब ये जो केस लो में सारी बातें गई, वो पहली बात तो आ गई आपकी कहां पर, 43 के 41 के बी में। एक चीज ध्यान रखना, 43 का जो बी है वो बात करता है अरेस्ट की प्रोसीजर, और 46 अरेस्ट कैसे किया जाएगा, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बता देता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया बताइए, फिर हम कहाँ करते हैं 46 से शुरू कर देते हैं। वो कैसे किया जाएगा, आगे बात समझ में, कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा ये 46 में है, और अरेस्ट की प्रोसीजर कहाँ है 41 के बी में दी हुई। क्लियर है। अब ये आ गई हमारी 41 का बी, ठीक, कि भाई वो वर्दी में होगा, अरेस्ट मीमो तैयार होगा, अरेस्ट मीमो के साथ में उसके एक व्यक्ति के सिग्नेचर कराए जाएंगे, काउंटर सिग्नेचर करवाएंगे, ये सारी बातें आ गई। फिर दूसरी बात कि अगर मान लो इंफॉर्मेशन नहीं हो पाई तो कहां पे, पुलिस हेडक्वार्टर पे और जिला हेडक्वार्टर पे आप जाकर के देख लो कि भाई साहब बालक कहाँ है, ठीक। फिर 41 डी जोड़ा गया, जिसमें अक्यूज को राइट दिया गया है कि वो अपने अधिवक्ता की प्रेजेंस में पूछताछ करवा सकता है, लेकिन संपूर्ण पूछताछ में नहीं। और फिर बचा हुआ कहां जोड़ दिया कि इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, ये 50A में जोड़ दिया। तो डीके वसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी गई थी, उसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, 2005 के अमेंडमेंट।
2005 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। सॉरी, बिल्कुल 2008 से जोड़ा गया। 50A तो 2005 में जोड़ा गया है, और ये जो 3 जोड़े गए हैं ये 2008 में। लेकिन इसके संबंध में जो गाइडलाइन आई थी वो कहां पर आई थी? DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से, वहां से इसको जोड़ा गया। ठीक, फिर हमने 42 देखा। हाँ जी, क्या सर 4 है ना ये? 41A, B, C, D। हाँ हाँ, नहीं ए उसके गाइडलाइन में नहीं था, ए इस 3 है ना, BCOD, ठीक है, DK बसु से, है ना। अब देखो ये अरेस्ट हो गया, सारी बातें हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में हमने 42 देखा। 42 में ये था कि भाई कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी की प्रेजेंस में नॉन वेलेबल ऑफेंस करता है, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो पुलिस अधिकारी उससे केवल नाम पता कंफर्म करे। नहीं, अगर वो नाम पता नहीं बताता या गलत बताता है तो फिर वो अरेस्ट कर लेगा, अदरवाइज उसे अरेस्ट नहीं करेगा। प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन 2 कंडीशन थी कि उसकी प्रेजेंस में बेलेबल, वो शुड नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, दोनों ध्यान रखना, अलग अलग नहीं, केवल कॉग्निजेबल और केवल नॉन बेलेबल दोनों होना जरूरी है, वो कॉग्निजेबल भी हो नॉन बेलेबल। और दूसरा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसे अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करने के बाद उसे कहाँ पर लेके जाएगा? थाने पे लेके जाएगा। थाने पे पुलिस वाला कंफर्म करेगा कि 41 के अनुसार वो अरेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो कंफर्म कर लेता है कि अरेस्ट कर सकता है तो फिर पुलिस वाला उसे अरेस्ट करेगा। अदरवाइज उसे लगता है कि इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो नाम पता पूछेगा और छोड़ देगा, और नहीं बताया तो अरेस्ट कर लेगा। फिर इसी प्रकार मजिस्ट्रेट की बात करते हैं कि मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। तो देखिए, मजिस्ट्रेट को जब मैंने आपको पढ़ाया था लोकल जुडिक्शन, कि मजिस्ट्रेट का एक लोकल जुडिक्शन, जैसे मान लीजिए मेरी पोस्टिंग अभी SCGM 2 नंबर में, नहीं 2 नंबर में, जिसका जुडिक्शन है गांधीनगर थाना। कहां पर? जयपुर में गांधीनगर थाना जुडिक्शन में। अब SCGM 2 में जो मजिस्ट्रेट लगी हुई है वो गांधीनगर थाने का जुडिक्शन यूज करती है, यानी इसके क्षेत्र में जो भी मामले आते हैं उनके केस कहाँ कौन ट्रायल करेगा? SCGM 2 करेगा। अब कब करेगा? जैसे आज मंडे है, आज करेगा, कल ट्यूसडे, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, और अब संडे आ गया तो संडे को करेगा क्या? संडे को फिर कौन करेगा? भाई संडे को किसी को अरेस्ट किया है और ये तो घर पे आराम कर रही है, तो उस दिन रिमांड ड्यूटी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? रिमांड ड्यूटी। और अगर मान लीजिए संडे के दिन इसकी रिमांड ड्यूटी लगी हुई है तो न केवल गांधीनगर के बल्कि पूरे जयपुर के जितने भी मामले हैं किसके पास आएंगे? इसके पास आएंगे। यानी पूरे जिले का पावर क्या कर रहा है? एक दिन एक्सरसाइज कर। तो इसका लोकल जुडिक्शन भी हो गया और इसका पावर पूरे जिले में भी हो गया। आगे बात समझ। अब ये मजिस्ट्रेट पूरे जयपुर मेट्रो फर्स्ट के क्षेत्र में कहीं पर भी है, जरूरी नहीं कि गांधीनगर के जुडिक्शन में ही हो, पूरे जयपुर महानगर फर्स्ट के क्षेत्र में जहां पर भी है और वहां की इसकी प्रेजेंस में कोई अपराध किया जाता है, ठीक, या इसी के कोर्ट का मामला हो, सपोज करो कि जिसके अगेंस्ट ये अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। आगे बात समझ। अगर ऐसा व्यक्ति दिखता है तो या तो अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करवा सकता है। भाई जनता से भी पकड़वा सकता है, और जनता सहायता करने के लिए आबद्ध है सेक्शन 37 के। अगर मजिस्ट्रेट ये कहे कि भाई ये भागा हुआ आदमी है और इसकी जरूरत है तो अरेस्ट कर सकता है।
आ गई बात समझ में? तो मज लेकिन कहाँ कर सकता है? अपने लोकल जुडिक्शन में नहीं, जिस जिले में वो अपॉइंट है पूरे जिले में कहीं पर भी वो अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये जयपुर मेट्रो सेकंड में घूम रहा है और इसकी प्रेजेंस में कोई अपराध हो रहा है तो फिर ये अगर अरेस्ट करता है तो अरेस्ट 43 के अनुसार होगा, 44 के अकॉर्डिंग। फिर इसका अरेस्ट कैसे माना जाएगा? प्राइवेट पर्सन की तरह। समझ गए? फिर उसके बाद हम बात करते हैं 45 में कि भाई जो भी सैनिक वगैरह हैं इन्होंने कोई ऑफेंस किया है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो उन्हें अरेस्ट कब तक? जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवा रहे हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिल जाती तब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाए। अगली बात समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेस्ट कैसे किया जाता है? अरेस्ट कैसे किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेस्ट कैसे किया जाता है? तो इसके लिए सेक्शन 46 में अरेस्ट का प्रोविजन दिया है। क्या दिया हुआ है? 46, सेक्शन 46 में क्या दिया हुआ है? अरेस्ट का प्रोविजन दिया हुआ है कि कैसे। अब एक बात बताइए कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने गए और वो ये कह रहा है कि चले चलो, तो अब आप उसको पकड़ोगे कि चलने दोगे? केजरीवाल जब कोर्ट में पेश हो रहा था तो आपने कभी देखा कि उसका कोई हाथ पकड़ के ला रहा हो? देखा क्या? क्यों? कि उसने कर्म और वचन से समर्पित कर देता है, ठीक है चलो, जहां लेकर के चलोगे वहां चल लो, चल दिया वैसा। तो 46 भी ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कर्म और वचन से ये करा दिया, कर्म का मतलब उसकी फिजिकल एक्टिविटी, और वचन का मतलब उसका इंटेंशन, अगर वो आपको इस तरीके से है कि भाई हाँ चलो मैं साथ चल रहा हूँ, तो फिर आप उसको क्यों जबरदस्ती पकड़ोगे, उसका कॉलर पकड़ोगे साउथ की पिक्चर की तरह, चल? जरूरी है? नहीं, चल। तो वो कहता आपको उसको वो करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में जैसे आपने, फिर इन्होंने कहा कि भाई हथकड़ी भी लगाएंगे क्या? भाई हथकड़ी जरूरी है क्या? भाई आपने देखा होगा कि पुरानी पिक्चरों में पहले विलन क्या होता है, हीरो क्या होता है, एक गुंडा टाइप का होता है। फिर वो हीरोइन को मिल जाती है, फिर वो हीरोइन के साथ थोड़ा बहुत घूमता फिरता है, और बाद में फिर वो डिसीजन, हीरोइन उसका दिमाग चेंज कर देती है, वो कब गुंडा नहीं रहना, ढंग का आदमी बनना है। फिर वो वापस से ढंग का आदमी बनने के चक्कर में जिस अमरीश पुरी से पंगा ले लेता है ठीक, और फिर धीरे धीरे उस अमरीश पुरी के साम्राज्य को खत्म कर देता है। ठीक, करता है कि नहीं करता? फिर लास्ट में जब साम्राज्य खत्म होता है तब पुलिस आती है, फिर पुलिस ये कहती है कि भाई कोई बात नहीं, आपने साम्राज्य खत्म किया लेकिन आप भी तो इसी टाइप के हो। फिर वो अपने दोनों हाथ आगे करता है, फिर वो हथकड़ी लगाते हैं। अब जब वो मन और कर्म वचन से आपको समर्पित कर दिया, अब हथकड़ी की जरूरत कहाँ थी? फिर वो हथकड़ी लगा करके उसको जीप के पीछे बिठाते हैं, और हीरोइन भागती हुई कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक, और फिर पिक्चर खत्म हो जाती। तो हथकड़ी की क्या जरूरी है क्या? नहीं, कि भाई आप किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगा करके आज ले गए और कल को वो व्यक्ति एक्विटल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो उसकी जो सोशल रेपुटेशन आपने खत्म की, उसका जिम्मेदार कौन? नहीं। तो प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली प्रशासन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हथकड़ी लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक।
फिर क्वेश्चन दूसरा ये अराइज हुआ कि क्या हमेशा ही असंवैधानिक है क्या, कि कभी भी हथकड़ी नहीं लगा सकते क्या, कि क्या हम कभी भी हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो अब एक बात सोचो कि एक बार मेरी चोमू पोस्टिंग थी, तो अरमाड़ा थाना मेरे जुडिक्शन में आता था। तो वहां पर एक टू स्टार ने एक अक्यूज को अरेस्ट करके लाया जो आनंदपाल गैंग से रिलेटेड था। फिर जब अरेस्ट करने के बाद में क्या होता है कि जो एपीपी होता है वो सबमिट करता है किसको, उसका जो अरेस्ट मीमो होता है और रिमांड पेपर होता है उसको कौन करता है, एपीपी सबमिट करता है, यानी उसको कोर्ट में प्रेजेंट एपीपी करता है, किसको, अक्यूज को। तो जैसे ही मैं उसको लेकर के और सबमिट करके कोर्ट जा रहा था, उससे पहले मैंने उससे पूछ लिया, मैं क्या कर दिया, तो उसका कोई चोरी का केस था। फिर वो कह रहा था कि सर ये पुलिस वाले एसओजी वालों ने उसे अरेस्ट किया था, कि मैंने क्या किया कि वो म्यूजिक लगा रखा था कान में और म्यूजिक सुन रहा था, और मेरे पास में लोडेड पिस्टल थी उस वक्त। अगर मेरे को पता चल जाता इनके आने की इंफॉर्मेशन, तो 2 4 5 को तो वहीं टपका देते। अब आप ये सोचो कि वो व्यक्ति को हथकड़ी लगाना जरूरी है कि नहीं है, जिसका दिल इतना बड़ा है, और वो भी पुलिस वालों के सामने कह रहा है। नहीं भाई, पुलिस वाले भी तो वही खड़े हैं, उन्हीं के सामने ये बात कह रहा है कि सर 5 7 को तो मैं उसी वक्त टपका देता। अब आप ये सोचो, तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने एब्सोल्युटली मना नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर एसपी इस बात को क्या कहता है, रिमांड करता है, क्या एसपी क्या करता है, इस बात को लेटर कि उसके अरेस्ट के लिए हथकड़ी लगाना जरूरी है, तो एसपी के लेटर पर न्यायालय क्या कर सकता है, परमिशन दे सकता है, तब उसे हथकड़ी। जो नई बीएनएसएस बनाई है ना, इसमें तो दे दिया पुलिस को राइट कि एक्सेप्शनल कंडीशन में वो बिना एसपी के भी, जो भी थानाधिकारी है ना या पुलिस अधिकारी है, वो सीधा परमिशन ले सकता है, ये हथकड़ी में नहीं आता। फिर उसके बाद में ये होता है कि लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन अक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा, वो हथकड़ी में पेश नहीं। तो आ गई बात समझ में कि हथकड़ी कब लगा सकता, अदरवाइज वो कर्म वचन से साथ चलने के लिए तैयार है तो ठीक है। अब इसमें नई बात जोड़ी महिला के संबंध, नहीं, और ये कहा कि भाई महिला तो कमजोर होती है, और ये प्राइमा फेसिक प्रजम्पशन की जाएगी कि महिला क्या है, अपने आप को कर्म और वचन से क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया, इसलिए उसे छुआ और पकड़ा नहीं जाएगा, ये प्राइमा फेसिक। लेकिन ऐसी असामान्य परिस्थितियां हैं, उनको छोड़ करके जहां आवश्यक हो, महिला पुलिस अधिकारी या पुलिस के द्वारा ही किसे अरेस्ट किया जाएगा। ठीक, इसलिए आपने देखा होगा कि हर पीसीआर में एक महिला को भी बिठा दिया, बैठी होती है कि नहीं होती, किसके, इस फंडामेंटल राइट कि महिला को अरेस्ट कौन करेगा, केवल महिला। ठीक, अब एक ही क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या कि क्या अगर महिला नहीं है तो क्या पुलिस अधिकारी भी उसे अरेस्ट कर सकता है, पुलिस अधिकारी भी उसे अरेस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ कि भाई पुरुष, देखो ध्यान रखना, दिस इज नॉट ए मैंडेटरी रूल। जब भी आपको इसका उत्तर लिखना हो तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, कि डायरेक्ट तो क्या है,
कि महिला को पुरुष अधिकारी अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थितियां असामान्य और महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो पुरुष भी क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता, और रात में भी कर सकता। कौन सा केस है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003 का केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी। आगे बात समझ, ये केस है 2003 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमेशा वो होना जरूरी नहीं कि महिला ही अरेस्ट करे, महिला नहीं है तो भी अरेस्ट हो सकता है। फिर सबसे बड़ी चीज आई कि भाई क्या रात को भी अरेस्ट किया जा सकता है? तो इसमें भी कहा, उसके अलावा एक केस हो रहा था, केस का नाम है राजकुमारी वर्सेज एसएचओ नोएडा। इसमें क्या था कि महिला ने ये आरोप लगाया कि साहब मेरे को 1:30 बजे अरेस्ट किया, और पुलिस का जो अरेस्ट मेमो था उसमें 4:30 बजे का टाइम डाला हुआ था। नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई रात को कैसे अरेस्ट किया? मजिस्ट्रेट ने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब अगर हम वारंट लेने जाते, किसके लिए भाई, रात को अगर अरेस्ट करना है तो मजिस्ट्रेट से वारंट लो, और अगर हम वारंट लेने आ जाते तब तक तो ये भाग जाते, और हमने तो सुबह 4 बजे 4:30 बजे अरेस्ट किया। वो का 1:30 बजे अरेस्ट किया है, तो वो का 1:30 बजे का उसने कोई एविडेंस पेश नहीं किया कि मेरे को 1:30 बजे अरेस्ट किया, लेकिन उन्होंने 4:30 बजे का अरेस्ट का एविडेंस पेश कर दिया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज सारी चीजें कोर्ट को दिखाई। तो भाई, तो उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो पिटीशन थी, किसकी, राजकुमारी की, उसको खारिज कर दिया, और ये कहा कि अगर परिस्थितियां असामान्य हैं तो रात में भी महिला को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब रात को एक बात बताओ, 1:30 बजे वो मजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटाएगी, साहब अरेस्ट वारंट दो, आगे बात। लेकिन ध्यान रखना, दिस इज एक्सेप्शनल कंडीशन, इसको रूल मत बताना। नहीं, अभी मेरे थाने में एक प्रॉब्लम आई कि क्या हुआ, रात को मेरे पास एसएचओ का फोन आया 11 बजे के आसपास। तो उसने कहा कि सर एक घटना हुई कि एक महिला और एक पुरुष किसी दंपत्ति को धर्मांतरण करा रहे थे जालाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो आसपास के लोगों ने देख लिया और उन्होंने पकड़ लिया, और वो का पूरा, हम उन दोनों पति पत्नियों को ले आए, और पूरा जो मोहल्ला है वो थाने के बाहर ही खड़ा है। क्या हम महिला को अरेस्ट कर सकते हैं क्या रात को? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आगे बात समझ। अब उस एक्सेप्शनल कंडीशन वो ये कह सकते थे कि नहीं, महिला तो जाओ, सुबह आ जाना, पुरुष रह जाओ। आगे बात समझ। तो ऐसी कंडीशन में महिला को भी क्या किया जा सकता है, रात को अरेस्ट किया जा सकता है। आगे बात। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एनकाउंटर का नाम सुना होगा कि अब तक 56, भाई एनकाउंटर का नाम सुना होगा कि अब तक 56, तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि एनकाउंटर का प्रोविजन सीआरपीसी की किस धारा में दिया होगा? नहीं, एनकाउंटर का प्रोविजन कहां दिया हुआ है? ठीक, अब इसमें जो प्रोविजन है, ओरिजिनल जो प्रोविजन है, वो दे रखा है 149 सीआरपीसी। कहां दे रखा है? जैसे आप ये कहोगे साहब 46 के 3 में दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो गोली चलाई जा सकती है, मृत्यु कारित की जा सकती है। लेकिन कौन से अपराध है कि मृत्यु राजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में कोई भाग रहा है और उसको रोकने के लिए आवश्यक है तो गोली चला करके उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है, दे रखा। लेकिन अब आप एक बात बताओ, जैसे
एक पुरानी पिक्चर की स्टोरी बताता हूँ, समझना। क्या अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर लगा हुआ है, एक फोन आता है इंस्पेक्टर विजय के पास, यही नाम हुआ करता था, इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय के पास में फोन आया कि सर ऐसे ऐसे जो डाक यार्ड है उसमें स्मगलिंग का सोना आया हुआ है। तो कहा ठीक है। तो इंस्पेक्टर विजय अकेला एक रिवॉल्वर में 6 गोली डाल करके और आ जाता, ठीक, कार लेकर के डाक यार्ड पे आता है, 1-2 गोली चलाता, खाली निकल जाती। फिर इंस्पेक्टर पे गोलियां चलती हैं, फिर इंस्पेक्टर गोलियां चलाना शुरू करता। अब आप ये मानो कि उसकी गोलियां खत्म नहीं होती, वो 6 गोलियों से करीब 50 आदमी मार देता, जिसमें 2 गोली तो बर्बाद भी हो गई। रजनीकांत को तो लोग वैसे बदनाम करते हैं कि रजनीकांत गोली को काट दिया ब्लेड से, एक गोली को। बाकी तो आप ये देखो कि वो 6 गोलियों में से 25-30 आदमी मार दी, और जिसमें 1-2 गोली तो शुरुआत में वेस्ट भी हो गई। फिर जैसे विलन का नंबर आता है गोली चलाने के लिए, उसी वक्त गोली खत्म हो। फिर विलन अपना वो जो भी सिप था उसे स्टार्ट करके भाग जाता। अब वो इंस्पेक्टर विजय ने 25 आदमी मार दिए, कितनी, 4 गोलियों से। वो कौन से सेक्शन में मार दिए हैं? 1, भाई 46 में अरेस्ट तो उन्होंने, 46 में तो अरेस्ट हुआ ही नहीं ना। तो ध्यान रखना, जो उसका ओरिजिनल प्रोविजन है वो कहाँ दे रखा है। कई बार इससे आपसे प्रॉब्लम बना सकता है कि भाई एक चोरी का अपराधी चोर है, और वो चोर कहाँ पर भागने, पुलिस से भागने का प्रयास करता है, क्या पुलिस अधिकारी उस पर गोली चला सकता है क्या? भाई चोर पुलिस कस्टडी से भाग रहा है, तो क्या पकड़ गोली चला सकता है क्या उसको पकड़ने के लिए? तो ध्यान रखना, गोली केवल 2 ही मामलों में चल सकती है, मृत्यु, आजीवन कारावास के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में गोली नहीं चल सकती। ठीक है, तो 46 का 3 यहां पर क्या है कि अरेस्ट हो गया, और केवल 2 मामले जो मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय है, उन मामलों में अगर भाग रहा है तो ये प्रोविजन लागू, तब ये प्रोविजन लागू होगा, अदरवाइज ये प्रोविजन लागू नहीं। क्लियर है? फिर उसके बाद में देखिए 47 में ये है कि भाई एक बात बताओ, आप जिस व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हो, नहीं, और आपको ये विश्वास है कि भाई कोई व्यक्ति इस घर में है, तो आप उस घर में प्रवेश कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो 47 आपको परमिशन देता है कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए प्राधिकृत हो, और आपको विश्वास है इस बात का कि वो व्यक्ति इस घर में छिपा हुआ है, तो आप उस घर में जा सकते हो। लेकिन जाओगे इज्जत के साथ, कि सबसे पहले घर का दरवाजा घंटी बजाओगे, जो घर का मालिक है, मालिक का मतलब मालिक नहीं, जिसके पोजीशन में घर है, मालिक का होना जरूरी नहीं है ना, तो कई बार किराएदार भी तो रहता है। तो जिस व्यक्ति के पोजीशन में बाहर साधन में वो मकान है, वो क्या करेगा कि जो व्यक्ति अरेस्ट करने आ रहा है उसे सारी सुविधाएं देगा, भाई गेट खोलेगा, अंदर प्रवेश करने देगा और सारी तलाशी करने देगा, ये उसकी ड्यूटी। लेकिन वो व्यक्ति मान लो मना करता है, नहीं आने देता है, तो उसको राइट है कि जो भी खिड़की दरवाजे हैं वो तोड़ करके आप अंदर जा सकते। फिर जब आप अंदर आ गए और कहीं घुस रहे हो और आपको लगता है कि वो किसी महिला का कमरा है, नहीं, और ऐसी महिला है जो पर्दा नशीन टाइप की है, रूढ़ियों प्रथाओं के अनुसार बाहर नहीं आती है, तो बड़ी शालीनता के साथ आप उसके कमरे में पहले उसे नोटिस दोगे, और उसको बाहर जाने के बाद ही आप उसमें क्या कर सकते हो, तलाशी ले सकते हो। फिर आपने सपोज करो वहां से किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है,
तो अरेस्ट करने के बाद उसको पकड़ो, और फिर अगर प्रतिरोध किया जा रहा है जानने में, तो खिड़की दरवाजा तोड़ करके आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये घर में से अरेस्ट करने की प्रोसेस कहाँ दे रखी है? 47 में। ये आपको 50 वर्ड में कई बार पूछा जाता है। 50 वर्ड में पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जो संदिग्ध और पुलिस को ये लगता है कि वो किसी घर में अपने आप को प्रवेश, तो उस घर में से उसके अरेस्ट की प्रोसीजर क्या होगी, ये सेक्शन 47 में थी। फिर उसके बाद में 47 में दे रखा है कि भारत में आप, पहले क्या था कि जैसे राजस्थान पुलिस भाग रही है और यूपी की बॉर्डर आ गई और वो क्रॉस कर गए, तो फिर क्रॉस कर गए, फिर पुलिस वापस रिटर्न हो जाता। लेकिन अब वीरप्पन के टाइम यही होता था, वीरप्पन के टाइम यही होता था। अगर वो एक वीरप्पन की मूवी भी आई हुई है ना, अगर आप उसको देखोगे तो बताएगा कि केरला की पुलिस को चकमा देने के लिए वो इधर तमिलनाडु भाग जाता था। तो फिर अब इन्होंने कहा कि एक बार शुरू कर दिया तो भागता रहे पीछे, कहीं पर भी जा करके आप क्या कर सकते हो, पूरे भारत में से कहीं भी कर लो। फिर किसी को आपने अरेस्ट कर लिया तो उसे कितना पकड़ोगे, बेड़ियों में डालोगे क्या? जितना आवश्यक है उससे ज्यादा उस पर क्या नहीं करोगे, फोर्स नहीं करोगे, रोकने के लिए उसे जिससे ज्यादा फोर्स नहीं किया जाए। अरे बात। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करोगे तो अरेस्ट का कारण बताओ। 22 और 22 में ये लिखा हुआ है कि उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से अपनी पैरवी करवाने का भी राइट है कि नहीं? अपनी पसंद के अधिवक्ता से राइट। अब वो 50 के जो 22 के फर्स्ट में जो राइट दिया हुआ था वो यहाँ पर दिया कि उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाए कि भाई आपको गिरफ्तार क्यों किया जाए। कि भाई अब जब आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि आपको कारण क्यों बताया जा रहा है। और अगर अजमानती अपराध, सॉरी जमानती अपराध में आपको अरेस्ट किया गया है तो ये भी बताया जाएगा कि आपको जमानत का अधिकार है, आप क्या करो, जमानती की व्यवस्था। 50A में आपको पढ़ ही लिया था कि भाई 50A में क्या है, मित्र और नातेदार को सूचना। जो उस केस के गाइडलाइन थे वो सारे के सारे 50A में दे रखे है ना। सूचित करेगा, सूचित करने के बाद रजिस्टर मेंटेन करेगा, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो कंफर्म करेगा। ये चारों पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, जैसा वहां की गाइडलाइन थी उसी गाइडलाइन को यहाँ पर फॉलो किया गया है। फिर आता है 51। 51 की जो प्रैक्टिकली, 51 में जो प्रैक्टिकली जो प्रोसीजर है उसको समझना। देखो प्रैक्टिकली क्या होती है। किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि अरेस्ट के लिए एक व्यक्ति को प्राधिकृत करते हैं। जो व्यक्ति उस मेमो पे साइन करता है ना, उसी व्यक्ति से ये कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं उसको पहले चेक करके इसके पास क्या है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो पुलिस रूल्स हैं अरेस्ट के, उन पुलिस रूल्स में क्या दिया हुआ है कि भाई जो व्यक्ति चेक कर रहा है पहले वो तलाशी देगा। क्या रूल्स है? सीआरपीसी में नहीं है, ये पुलिस रूल्स में दे रखा है कि भाई आप अरेस्ट कर रहे हो, जैसे मान लो सपोज करो कि इस एक्स व्यक्ति को मैं अरेस्ट कर रहा हूं, सॉरी वो चेक कर रहा हूं, है ना, तो पहले मैं उसे अपनी तलाशी दूं। हो सकता है कि मैं उसकी जेब में ड्रग्स का पैकेट रख दूं तलाशी लेते वक्त,
एक नया ऑफेंस और तैयार करवा दूं, एक देसी कट्टा रख दूं, रख सकता हूँ। भाई जरूरी नहीं है कि मेरे पास बड़ी चीज ही हो। कई बार एक एमडी ड्रग्स आती है, छोटी सी गोलियां आती हैं, और वो 5 mg भी, 5 ग्राम भी क्या है, कॉमर्शियल क्वांटिटी में आ जाती नहीं। तो इसलिए जो व्यक्ति पहले अरेस्ट कर वो उसकी तलाशी ले रहा है, वो क्या करता है, पहले अपनी तलाशी लेता है। पहले क्या करता है, अपनी तलाशी लेता है। ये तो प्रोसीजर है, जो रूल्स बता रहा हूं वो। फिर उस तलाशी के बाद में फिर वो व्यक्ति अक्यूज की तलाशी लेता है। अब अक्यूज के पास कुछ भी मिलता है, मान लो बीड़ी का बंडल मिला, माचिस मिली, पर्स मिला, मोबाइल मिला, घड़ी मिली, चैन मिला, यानी जो भी ऑर्नामेंट्स है या जो भी उसने पहन रखे हैं, केवल कपड़ों को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्या कर ली जाती है, सीज कर ली जाती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या कर ली जाती हैं, सीज कर ली जाती है। ठीक, अब उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि भाई हमने अक्यूज से क्या चीज बरामद की। ठीक, और वो लिस्ट उसको बता दी जाती है कि उसको भाई आपसे ये है। और अभी क्या है कि प्रैक्टिकली क्या होता है, अरेस्ट मीमो होता है ना, उस अरेस्ट मीमो में लिख देते हैं कि इसे चेक किया और चेक करने के बाद ये इसके पास से पाया गया। नहीं होता है तो ये लिख देते हैं कि इसके पास से। फिर उसके बाद उसको थाने में ले आता है अरेस्ट करने के बाद। अब थाने में उससे जो कपड़े भी पहन रखे थे वो भी खुलवा देते, ठीक, और बिठा देते। क्यों, आप कभी थाने पे जाओ तो देख रहा कि वहां जो भी मुलजिम दिखेगा ना, वो बिना कपड़ों के दिखेगा, चड्डी में बैठा हुआ। उसका रीजन क्या, साइकोलॉजिकल रीजन, कि देखो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है अगर वो अरेस्ट हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है, और प्रतिष्ठित व्यक्ति के अरेस्ट होने में कोई नियम नहीं है कि वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझो, आप खुद कार लेकर के जा रहे, और साइड कार को, साइड की बात को लेकर के आपकी किसी से लड़ाई हो गई, कोई बड़ी लड़ाई, उसमें आपको किसी ने गाली गलौज कर दी, आपने उसके 2-4 थप्पड़ मुक्के मार दिए, वो निकल ली। अब आप एक बात बताओ, आपने घर से ये सोच के गए थे क्या कि आज तो मेरे को मर्डर करके जेल ही जाना है? अब उस व्यक्ति का वो ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है ना, लेकिन जो भी घटना हुई परिस्थितियों बस हुई कि नहीं हुई। इसलिए आपने पढ़ा होगा ना, जब पीओ एक्ट पढ़ते हैं तो पीओ का लाभ देने से पहले मजिस्ट्रेट क्या देखता है, अपराध की नेचर और वो परिस्थितियां जिनमें अपराध कारित, पढ़ा है ना, इसलिए ये सर्कमस्टेंस देखी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर उसको ऐसे लगता है कि यार अब तो जीवन का कोई सार ही नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। तो वो जो पहने हुए कपड़े हैं ना, उन्हीं से लटक जाता है। और फिर दूसरे दिन खबर आती है कि पुलिस कस्टडी में ये मारा गया, और पूरा थाना था लाइन हाजिर। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, चड्डे में बिठा देते हैं ना, अब जैसे सर्दी वगैरह है ना तो मोटा कंबल दे देते हैं जिसमें गांठ ना लगे, कि जिसमें गांठ ना लगे वो कंबल दे देते हैं, और वो कहता है कि बैठा है। तो सेक्शन 51 में जिसको भी अरेस्ट किया जाता है, ठीक, उसकी लिस्ट, क्योंकि फिर जिस दिन वो छूटता है ना, उस दिन उसे वो सारा सामान वापस लौटा दिया जाता है कि भाई आपका ये सामान था, आप ले जाओ। लेकिन अगर उसके पास कोई हथियार, चाकू, बंदूक है तो 52 में उसको सीज कर लिया जाता है। 52 में उसे क्या कर लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। अब एक चीज बताओ, एक 3 टेस्ट, कौन कैसे, नारकोटिक, ब्रेन मैपिंग, और तीसरा
एक बर्थ एनालिसिस टेस्ट है ना, 3 टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है ना, नार्को टेस्ट और 3 टेस्ट। क्या ये तीनों टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? भाई कौन से केस में? सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। क्या ये कभी नहीं हो सकते क्या? लेकिन अगर अक्यूज कंसेंट देता है कि कर लो तो हो सकते, ध्यान रखो, आगे बात समझ। लेकिन कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, केवल अक्यूज की परमिशन से नहीं। अक्यूज अगर कहता है कि ठीक है कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई, तो फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती है, फिर कोर्ट अक्यूज से कंफर्म करता है कि भाई हाँ आप करवाना चाहते हो क्या? वो कहा जी बिल्कुल करवाना चाहता हूँ, तो ठीक है। कई बार क्या होता है कि अक्यूज का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से कोर्ट ऐसे कोई जो भी पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी के लिए यहाँ वर्ड दिया हुआ है 53 में, नोट बिलो रैंक ऑफ एसआई। एसआई क्या दे रखा है? नोट बिलो रैंक ऑफ एसआई, कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी जो नोट बिलो रैंक ऑफ एसआई है, उसे ये लगता है कि अक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन से कोई हमें एविडेंस मिलेगा, तो वो जो भी सरकारी चिकित्सा अधिकारी या प्राधिकृत जो भी चिकित्सा अधिकारी उसके यहाँ पर क्या करता है, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर वो नहीं है तो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसाय, रजिस्टर्ड समझते हो? वे सरकारी में और रजिस्टर्ड में कितना फर्क है? जितना फर्क मेरे में और अभी आप में। भाई जो भी मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड चिकित्सा प्रमाणित, जो सरकारी बन गया वो सरकारी हो गए, नहीं वो क्या हो गया? वो सरकारी हो गए। तो उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई सर वो इसका वो कर दीजिए, ठीक है भाई कर देंगे, आगे बात समझ। तो वो उसका मेडिकल करवा सकता है, लेकिन नोट बिलो रैंक ऑफ ऐसे मेडिकल एग्जामिनर से कह करके और मेडिकल करवा करके एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें मैंडेटरी कर दिया। देखो वहां 53 मैंडेटरी नहीं है, कि अगर पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि इसके मेडिकल एग्जामिनेशन से कोई एविडेंस मिल सकता है तो करवाएगा। 53 में कब करवाएगा? कि जब उसके मेडिकल एग्जामिनेशन से कुछ मिल सकता है तो करवाएगा, अदरवाइज। लेकिन 53 ए को मैंडेटरी कर दिया कि रेप के मामलों में मेडिकल एग्जामिनेशन क्या है? मैंडेटरी। क्यों भाई? क्यों? क्यों है भाई? एक बात बताओ, एक बात बताओ, रेप के ऑफेंस का कोई आई विटनेस होता है? होता है? रेप का ऑफेंस किस पे डिपेंड करता है? या तो पीड़िता के बयान और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, स्पेशली मेडिकल एग्जामिनेशन किस पे डिपेंड करता है? मेडिकल एग्जामिनेशन। और कोई थोड़ी होता है। जैसे केस है, कौन सा? भूपेंद्र शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2002 का। इसमें क्या होता है कि एक लड़की गांव से अपने दादाजी के लिए दवाई लेने के लिए सोनल जाती है, ठीक, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है। तो जैसे ही वो वहां से उतरती है बस से, तो आप खुद फील करो कि जो गांव का व्यक्ति होगा ना, एकदम से शहर आता है तो उसके हाव भाव बता देते हैं कि ये भाई साहब कहाँ के। आप ये देखो बस स्टैंड पे ऐसे आइटम मिलते हैं, जैसे लूट लिया, ठग लिया, ये सारे काम कब हो जाते हैं? कि जब गांव वाला व्यक्ति शहर में उतरता है ना फर्स्ट टाइम, तो वो बता देता है कि मैं गांव का हूं।
नहीं, मैं जब शुरू शुरू में गांव से जयपुर आया तो मेरे एक मित्र के साथ आया था, तो कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास हमें काम था, तो हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास काम करने गए और जब वापस आए तो हमें जाना था वैशाली नगर। तो किसी व्यक्ति ने जिससे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आप चांदपोल चले जाना, चांदपोल में 21 नंबर बस मिलेगी, ठीक, और 21 नंबर बस आपको वैशाली नगर उतारेगी। तो ठीक है। अब जब हम वापस आए यहाँ पर रामबाग सर्किल पर यूनिवर्सिटी से, तो रामबाग सर्किल पर हमें 21 नंबर बस दिखाई दी जो वैशाली नगर जा रही थी। फिर मुझे यह कोई दूसरी 21 नंबर हो गई। फिर हम वापस चांदपोल गए, फिर हम उस बस में बैठे, वो वापस फिर रामबाग आए, फिर हम वैशाली नगर गए। आगे बात, तो गांव वाला दिखा दे तो वो बच्ची जब जैसे ही बस से उतरी तो उसको वो एक ऑटो वाले ने देख ली। वो कहा भाई मेरे दादाजी बीमार है, घर पे कोई नहीं था, तो मैं ये दादाजी की दवाई, वो कहा चल हम दिला के लाते हैं। उसको अपने ऑटो में बिठाया, लेकर गया तो फिर उसने उसके साथ में 4-5 व्यक्तियों ने रेप किया। अब मुकदमा दर्ज हुआ तो अब उसका विटनेस कौन विटनेस? उस लड़की के अलावा कोई विटनेस है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रेप के मामले में अगर महिला के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं, अकाट्य बयान है, तो केवल मात्र पीड़िता के बयानों पर अक्यूज को दोषी किया जा सकता है। फिर दूसरा जो मेन एविडेंस होता है वो कोरोबरेटिव एविडेंस, मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में लॉकहार्ट की एक थियरी है, क्या, क्यू एंड टेक। कोई व्यक्ति अगर कहीं आया है तो कुछ छोड़कर और कुछ लेकर के जाता। जैसे आप यहाँ आए हो तो आप अपने फुट मार्क भी यहाँ छोड़ करके जा रहे हो, और भी नहीं तो आपके कोई बाल, शरीर का कुछ ना कुछ छूटता है और कुछ ना कुछ लेकर के जाता। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में स्पेशली डीएनए स्पीसीज लिए जाते हैं। लड़की के कपड़ों से या लड़की से डीएनए स्पीसीज लिए जाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, नहीं वो कुछ भी हो सकता है कि भाई उसके जो वो होते हैं शुक्राणु वगैरह, उनको लिया जा सकता है। कई बार जैसे लड़की के साथ प्रयास किए जा रहे हैं तो नोची में क्या हो जाता है कि सामने वाले की त्वचा के कुछ आ जाते हैं, है ना। कुछ जैसे मान लो बाल वगैरह, लेकिन ध्यान रखना बाल का डीएनए कभी नहीं होता। बाल के नीचे जो व्हाइट व्हाइट सा आता है ना, जिसमें सेल हो, उसका डीएनए लिया जाता है। फिर वो जो डीएनए हमने लिया कहाँ से, घटना स्थल से या लड़की के कपड़ों से या कहीं से भी जो डीएनए सैंपल लिया, फिर हम अक्यूज का डीएनए लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना सेम डीएनए नहीं होता। आगे बात, जैसे उसके स्पर्म्स ले लिए हमने, सपोज करो स्पर्म्स का डीएनए ले रहे हैं, तो जो सैंपल लेंगे वो स्पर्म्स का नहीं लेंगे। नहीं तो उससे क्या हो जाता है कि एक डाउटफुल क्रिएट हो जाता है कि भाई जैसे स्पर्म्स का सैंपल, वो कैसा आप स्पर्म्स का सैंपल लेकर के और इन्होंने डाल करके और ये डीएनए करवा लिया। तो वहां जो मिला है उसके अलावा, जैसे उसका ब्लड सैंपल ले लिया, उसके बाल से कोशिका ले ली, इस प्रकार से डीएनए सैंपल लिया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति हैं, अक्यूज है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। कहां पर? 53A। और जो लड़की है उसका मेडिकल कराया जाता है 164A। लेकिन लड़की का मैंडेटरी नहीं, उसकी कंसेंट होगी तो ही। और कंसेंट के लिए जो एज होती है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो 12 वर्ष होती है। कितनी होती है? इस चीज को ध्यान रखना कि मेडिकल एग्जामिनेशन की कंसेंट के लिए क्या होती है? 12 वर्ष होती है।
फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि जैसे ही एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है 54 में मैंडेटरी कर रखा है। क्या कर रखा है? सेक्शन 54 में मैंडेटरी कर रखा है कि व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो मैंडेटरी रूप से क्या करवाया जाएगा? मेडिकल करवाया जाए। क्योंकि दूसरे दिन जब कोर्ट में पेश हो, फिर जिस जैसे अरेस्ट हुआ वैसे, और अरेस्ट होने के बाद जब कोर्ट में 24 घंटे बाद पेश करेंगे तब उसका मेडिकल करा करके फिर कोर्ट में पेश करते हैं। तो दोनों मेडिकलों को मिला करके कोर्ट तय कर लेगा क्या कि भाई साहब की कितनी सेवा हुई है। आगे तो ये मैंडेटरी कर दिया कि जब भी पुलिस कहाँ से पुलिस कस्टडी से अक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो मेडिकल मैंडेटरी है। जैसे मान लो पीसी दे दी 3 दिन की, तो 3 दिन बाद में फिर पेश किया जाएगा तो मेडिकल। यानी जब भी पुलिस कस्टडी से अक्यूज को पेश किया जाएगा तो मेडिकल मैंडेटरी है कि अक्यूज का मेडिकल करवाया जाएगा, जिससे ये निश्चित हो जाए क्या कि पुलिस ने। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को हम एक साथ करेंगे कि ये क्या होती है, इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होती है, इसकी प्रोसीजर क्या होती है, प्रैक्टिकली इसकी प्रोसीजर क्या होती है, और कोर्ट में इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। आगे बात समझ, इसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो दोनों को मिक्स करके, किसको? एविडेंस एक्ट को और इसके सारे प्रोविजंस को हम एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी फिर हम कल मॉर्निंग में मिलते हैं सुबह। नहीं, हिंदी की तो नहीं है। क्या? फोर्टी वन के लिए अर्नेस कुमार के ए नहीं